बच्चों, आपकी क्लास के अंदर मैंने अध्याय 8 कोशिका जीवन की एक इकाई है उसको शुरू कर रखा है, जहाँ पे हम लोगों ने यूकैरियोटिक कोशिका में जीव, द्रव्य, झिल्ली का अध्ययन कर लिया। पादप कोशिकाओं में पाई जाने वाली कोशिका भित्ति का अध्ययन कर लिया। कोशिका भित्ति कवक कोशिकाओं में भी पाई जाती, ये बात भी हमने पढ़ ली। फिर उसके बाद में आज का हमारा टॉपिक रहेगा कोशिका द्रव्य। क्या है? कोशिका द्रव्य पढ़ेंगे पहले। तो कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं? कोई भी कोशिका है उसकी कोशिका झिल्ली, जैसे यूकैरियोटिक कोशिका है तो बाहर की तरफ क्या पाई जाती है? कोशिका झिल्ली पाई जाती है, और बीच में जो केंद्रक है उसमें भी क्या पाई जाती है? केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। तो देखो, ये तो क्या हो गई? कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। और ये क्या हो गई? केंद्रक झिल्ली। क्या हो गई? केंद्रक झिल्ली। तो सुनिए, कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच में प्रोटीन, जल, कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ पदार्थ पाया जाता है या द्रव्य पाया जाता है। उस द्रव्य को क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। कहाँ पर पाया जाता है? कोशिका द्रव्य है क्या? कुछ भी नहीं है। जल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन सब का एक समूह होता है, और वो भी किस रूप में होता है? तरल रूप में। तो इन सब का तरल रूप में जो समूह पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। अब ये जो कोशिका द्रव्य है किस किस के बीच में है? केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बीच में है। अब सुनो, मेन बात ये है कि इस कोशिका द्रव्य में विभिन्न प्रकार की संरचना पाई जाती है। अब कोशिका द्रव्य में जो विभिन्न प्रकार की संरचना पाई जाती है, इस विभिन्न प्रकार की संरचनाओं को कहते हैं अंगक। क्या कहेंगे इनको? अंगक कहा जाता है। समझ में आ गई? अब बहुत सारे अंगक होते हैं। कुछ पादप कोशिका, जंतु कोशिका में समान रूप से पाए जाते हैं। कुछ पादप कोशिकाओं में होते हैं तो जंतु कोशिकाओं में नहीं होते। कुछ जंतु कोशिकाओं में होते हैं तो पादप कोशिकाओं में नहीं होते। तो अब हमें अध्ययन किसका करना है? अंगक का। और अंगक में सर्वप्रथम कौन सा अंगक लेंगे? अंतर्द्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER। अंतर्द्रवी जालिका को शॉर्ट में क्या कहते हैं? ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सुनो, एंडो अंतः हो गया, प्लाज्मिक ये द्रव्य हो गया, और रेटिकुलम माने क्या होती है? जालिका होती है। तो शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया? ER। तो ER एक अंगक है जो कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। अब ये जो ER है ना, ER है, इसके ऊपर भी झिल्ली पाई जाती है। इसके ऊपर जो, हालांकि देखो इसमें जो झिल्ली पाई जाती है वो एकल झिल्ली है, लेकिन व्यवस्था के आधार पर वो कैसी दिखाई देती है? दोहरी झिल्ली दिखाई देती है। समझ में आ गई ना बात? आपको कुछ बुक में अंतर्द्रवी जालिका एकल झिल्ली वाला कोशिकांग दिखाई देगा। कुछ बुक के अंदर इसको दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि है तो एक ही झिल्ली, लेकिन व्यवस्था जब होगी, जैसे मान लो एक झिल्ली ऐसे है, फिर ये झिल्ली हो गई, है ना। अब इसके बीच में जगह नहीं पाई। देखो, ये आंतरिक रूप से इसको खोल दो। जैसे मान लो आपको ये मार्कर एक ही तो दिखाई दे रहा है, लेकिन एक इसका ऊपर वाला हिस्सा और एक इसका नीचे वाला हिस्सा, तो दो हिस्से दिखाई दे रहे हैं ना आपको। और हालांकि मिलकर के क्या बनाया है? एकल ही बनाया है। तो दो झिल्ली है और मिलकर के क्या बना रही है? एक झिल्ली का निर्माण कर रही है। तो कहीं इसे दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग कहा जाता है, तो कहीं एकल झिल्ली वाला कोशिकांग कहा जाता है। ठीक है, लेकिन दोहरी झिल्ली है, झिल्ली दोहरी है, लेकिन किसके रूप में दिखाई दे रही है? एकल झिल्ली के रूप में। सुनो,
सबसे पहला कोशिकांग क्या है? पहले की क्या बात है, पहला किसी का भी अध्ययन कर लो, चाहे जरूरी नहीं कि मैं अंतरपद्रवी जालिका पढ़ा रही हूँ तो आप जैसे फिर आप पढ़ो तो याद करते समय भी आप सबसे पहले अंतरपद्रवी जालिका ही करो। बस कोशिकांग पढ़ने हैं हमें, तो जो कोशिकांग अंग के इनका अध्ययन करना है, आगे पीछे कैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अंतरद्रवी जालिका एक अंगक है जो कहाँ पाया जाता है? कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। अब पहले इसकी संरचना देखो, देखो ये है केंद्रक। और समझ में आ गई क्या? आधा बना दूं, जैसे मैं साइड में बना के दिखाऊं तुम लोगों को एक बार। ये है कोशिका झिल्ली। क्या है ये? कोशिका झिल्ली। और बीच में ये क्या है? केंद्रक। ये हो गई केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली खुद दोहरी है। ये क्या हो गई? केंद्रक झिल्ली। अब सुनो, जो केंद्रक झिल्ली है ना, ये केंद्रक हो गया अंदर वाला। ये जो केंद्रक झिल्ली है, इस केंद्रक झिल्ली से एक जाल निकलता है। केंद्रक झिल्ली से एक जाल बना और ये जो जाल है वो कहाँ तक आ रहा है? कोशिका झिल्ली तक आ रहा है। समझ में आ गई क्या? केंद्रक झिल्ली से कोशिका झिल्ली के मध्य एक जालनुमा संरचना पाई जाती है। इस जालनुमा संरचना को क्या कहते हैं? अंतर्द्रवी जालिका कहते हैं। अंतर्द्रवी जालिका, ये जो जाल पाया जा रहा है कोशिका द्रव्य में, इसको सर्वप्रथम पोर्टर ने देखा था और इसका नाम जो दिया ये भी किसने दिया? पोर्टर ने ही दिया। तो खोजकर्ता कौन है? पोर्टर। और नाम देने वाले भी कौन है? पोर्टर है। ये आप ध्यान में रख लोगे। फिर अपन कहेंगे कि अंतरपद्रवी जो जालिका है ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में तो अंगक ही केवल राइबोसोम पाया जाता है, बाकी सभी अंगक अनुपस्थित होते हैं। तो क्या है ये? कहाँ अनुपस्थित है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित है। कोशिका में अनुपस्थित है। और सुनो, सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है, लेकिन परिपक्व आरबीसी में नहीं होती है। ये याद रह जाए तो ठीक है, वरना तो सीधा सीधा याद कर लेना। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होती है। परिपक्व आरबीसी में तो केंद्रक ही नहीं होता है, सीधी सी बात है। पर स्तनधारी की, बाकी की बात नहीं है मैं, इस तो जैसे अपन स्तनधारी किसे कहते हैं? जिनके शरीर पर बाल पाए जाते हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? स्तनधारी कहलाते हैं। तो स्तनधारी की परिपक्व आरबीसी में केंद्रक ही नहीं होता है। जब केंद्रक ही नहीं होता है तो ये अंगक भी नहीं पाया जाएगा। दो बात समझ में आ गई। फिर तीसरी बात, जो अंतर्द्रवी जालिका है उसकी अगर मैं संरचना की बात करूँ तो सुनो, ये जैसे मैंने ये केंद्रक मैंने यहाँ बना दिया। ये जो केंद्रक है, इस केंद्रक से एक जालनुमा संरचना का निर्माण होता है। किसका निर्माण हो रहा है? जालनुमा संरचना बनती हुई दिखाई दे रही है क्या तुम लोग? मैं बना रही हूँ जालनुमा संरचना। ये ऐसे जालनुमा संरचना का निर्माण होता है। ये कितनी भी बना दो भले से जालनुमा संरचना, फिर ये यहाँ पे आकर के ऐसे पैक हो जाती है। बनी है क्या जालनुमा संरचना? और चाहो तो आगे बढ़ा लो। ये लो, ये इस प्रकार से पूरा जाल बनना जाएगा।
अब यहाँ ये दोहरी झिल्ली है, तो देखो ये केंद्रक झिल्ली का एक वाला जो भाग है वो किधर बढ़ रहा है, नीचे की तरफ बढ़ रहा है। केंद्रक झिल्ली का एक वाला जो भाग है, एक मिनट वापस करना चाहिए अच्छे से, केंद्रक झिल्ली है और केंद्रक झिल्ली से अब ये केंद्रक झिल्ली से पूरा क्या निकल के आ रहा है, जाल निकल के चल रहा है ऐसे। अब यहाँ देखो 3 संरचना आपको दिखाई देगी, एक बार इसको से थोड़ा ऊपर करके दिखा दो इससे। एक तो देखो ये चल रही बिल्कुल नली के रूप में, ठीक है। एक यहाँ बना दो, एक और पतली बना लो संरचना ऐसे, ये लो। एक ऐसे बन गई 2, फिर उसके बाद में एक तो हो गई ये पतली वाली जो ऐसे 1 2 इस रूप में आ जाएगी और एक दूसरे से ऐसे जुड़ी हुई रहेगी, बनी। अब ये वाली जो संरचना बनी ना, पतली वाली जो संरचना बनी, इसको बोलते सिस्टर्नी, जो कैसी है, चपटी नलिकाकार संरचना। कैसी है, जो चपटी संरचना होती है, उस चपटी संरचना को क्या कहते हैं, चपटी संरचना क्या कहते हैं, सिस्टर्नी कहते हैं। फिर उसके बाद में दूसरी देखो, ये नली की जैसी संरचना बनी है क्या, जो नली की जैसी संरचना बनी है इसको कहते हैं नलिकाएं। तो 2 संरचना हो गई ना, कौन कौन सी हो गई, नलिकाएं। अब यहाँ देखो ये रही, ये गोलाकार संरचना है तो इनको बोलते थैलिया। तो ईआर के अंदर अंतःपर्दवी जालिका के अंदर संरचना के आधार पर उसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। चपटी संरचना क्या कहलाती है, सिस्टर्नी कहलाती है। चपटी संरचना क्या है, सिस्टर्नी कहलाती है। नली के रूप में जो संरचना पाई जाती है उसे नलिकाएं कहते हैं, और थैले के समान जो संरचना पाई जाएगी उसे क्या कहते हैं, थैलिया कहते हैं। थैलिकाकार संरचना कहा जाता है। अब यहाँ सुनो, ये संरचना यही तो है पूरे की पूरी, ये वाली यहाँ है, तो ये तो क्या हो गया, कोशिका द्रव्य हो गया ना। ये तो स्थान हो गया किसका, कोशिका द्रव्य का स्थान, और ये स्थान किसका हो गया, ये रिक्त स्थान किसका हो गया, ईआर का रिक्त स्थान। तो ये तो है ईआर का आंतरिक रिक्त स्थान, और ये ईआर का कौन सा हो गया, बाह्य रिक्त स्थान। बस याद रहे तो ठीक है, अंदर वाला है तो आंतरिक स्थान कह दो, बाह्य वाला है तो क्या कह दो, बाह्य स्थान कह दो। तो बाह्य स्थान कहाँ रहेगा, कोशिका द्रव्य में पाया जाएगा, और आंतरिक स्थान कहाँ है, ईआर के अंदर पाया जा रहा है। जैसे ये आंतरिक स्थान है तो खाली जगह, ये सब ये जो खाली जगह पाई जा रही है, इतनी बात समझ में आ गई। फिर सुनो, जो देखो ये इस एक संरचना तो ऐसी है, इसको कह दिया सिस्टर्नी। फिर उसके बाद में एक संरचना ऐसे ऐसे, इनको क्या कह दिया, नलिकाएं। और एक संरचना इस प्रकार से पाई जा रही तो इसको क्या कह दिया, थैलिया। 3 संरचना हो गई ना। अब ईआर की जो सतह है, ईआर की सतह को जैसे कुछ स्थानों पर जब हम हाथ लगा के देखते हैं तो हमें खुरदरी महसूस होती है। जैसे मान लो इस दीवार पर अगर मैं हाथ लगाऊं तो मुझे खुरदरी महसूस होगी, बोर्ड पे हाथ लगाऊंगी तो मुझे कैसा दिखेगा, समतल दिखेगा, चिकना दिखेगा। तो उसी के आधार पर यानी अपन कहेंगे अंतःपर्दवी जालिका की
की झिल्ली पर कुछ स्थानों पर राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। कुछ स्थानों पे क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। तो राइबोसोम की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर अंतःद्रवी जालिका 2 प्रकार की होती है। अंतःद्रवी जालिका कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। पेपर में यही पूछा जाता है ईआर कितने प्रकार की होती है। तो आप क्या कहोगे? राइबोसोम की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर ईआर 2 प्रकार की होती है। एक नाम है आरईआर और एक होती है एसईआर। इसका पूरा नाम है खुरदरी अंतःद्रवी जालिका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। खुरदरी अंतःद्रवी जालिका। और ये कैसी होगी? स्मूथ, एस मानी स्मूथ, चिकनी अंतःद्रवी जालिका, चिकनी अंतःद्रवी जालिका। तो बता दो कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, खुरदरी अंतःद्रवी जालिका और चिकनी अंतःद्रवी जालिका। फिर हम ये कहेंगे अगर ईआर की झिल्ली पर राइबोसोम पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं, तो इसे खुरदरी अंतःद्रवी जालिका कहते हैं। अगर ईआर की सतह पर राइबोसोम नहीं पाए जाएंगे, यानी राइबोसोम क्या होंगे? अनुपस्थित होंगे। अगर राइबोसोम अनुपस्थित है तो चिकनी अंतःद्रवी जालिका, राइबोसोम उपस्थित है तो खुरदरी अंतःद्रवी जालिका कहते हैं। तो 2 प्रकार की होती है, खुरदरी अंतःद्रवी जालिका और चिकनी अंतःद्रवी जालिका। खुरदरी किसे कहेंगे? जिसपे राइबोसोम के कण पाए जाएंगे। और चिकनी किसे कहेंगे? जिसपे राइबोसोम के कण नहीं पाए जाएंगे। फिर उसके बाद में अपन बात करेंगे कि ये जिस सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं वो राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करेंगे। हमेशा ध्यान में रखना, राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन का निर्माण करना। अगर प्रोटीन का निर्माण है तो पक्का वहाँ क्या मिलेंगे? राइबोसोम मिलेंगे। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं राइबोसोम को? प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है राइबोसोम को। तो ईआर का कार्य पूछे कि ईआर का क्या काम है, तो आप क्या कह दोगे? प्रोटीन निर्माण करना है। ये पेपर में पूछा भी जाता है कि ईआर की कौन सी सतह प्रोटीन का निर्माण करती है। तो ईआर की कौन सी सतह प्रोटीन का निर्माण करती है? खुरदरी अंतःद्रवी जालिका आरईआर करती है। क्यों करती है? इसके ऊपर क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम को एक स्पेशल नाम भी दिया जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री। अब सुनो, एसईआर का क्या काम है? तो इस पे राइबोसोम तो पाए नहीं जाते, तो ये किसका निर्माण करती है? लिपिड का निर्माण करती है, वसा का। लिपिड या किसका निर्माण करती है? वसा का निर्माण करती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। क्या क्या रखना है? 2 है आरईआर और एसईआर। आरईआर खुरदरी अंतःद्रवी जालिका, जिसपे क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं जो प्रोटीन का निर्माण करती है। एसईआर चिकनी अंतःद्रवी जालिका है जिसपे राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, जो किसका निर्माण करती है? लिपिड का निर्माण करती है। ये तो हो गई इसकी संरचना में 3 भाग बता दिए, सिस्टर्नी, नलिकाएं और थैलिकाएं, 3 भाग हो गए। ईआर को किसने खोजा था? पॉटर ने खोजा था। नाम किसने दिया? पॉटर ने दिया। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होती है। केंद्रक से लेकर के कोशिका झिल्ली तक का जो जाल पाया जाता है उस जाल को क्या कहते हैं? अंतःद्रवी जालिका कहते हैं। अब इसका काम क्या है? सुनो, पहला काम, पहला प्रोटीन का निर्माण करना, दूसरा लिपिड का निर्माण करना, तीसरा काम सुनो, ये नलिकाएं तो है सारी की सारी, तो जो केंद्र से जो तरल पदार्थ होगा उस पदार्थ को कोशिका झिल्ली तक लाना। एक नलिका बनी हुई, पूरा जाल, ऐसे नलिकाओं का पूरा जाल बना हुआ है,
तो केंद्रक से पदार्थों का आदान प्रदान, यानी केंद्रक से कोशिका झिल्ली तक पदार्थों का आदान प्रदान करवाने का काम कौन करती है? अंतर्द्रवी जालिका करती है। कौन करती है? अंतर्द्रवी जालिका करती है। एक शब्द है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको का मतलब है ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, ठीक है। लाइसिस का मतलब है टूटना, यानी ग्लाइकोजन हमारे अंदर भोजन किस रूप में संचय रहता है? ग्लाइकोजन की फूल। हमने खाना खाया, हमारा जो खाना है उसका पाचन हो गया, पाचन होके ग्लूकोज बना। अगर आपने कार्बोहाइड्रेट खाया तो क्या बना? ग्लूकोज बना। पूरा ग्लूकोज काम में नहीं आता ना, ऐसा होता है ना, अपन सुबह का खाना खाते शाम हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती, काम चला लेते इतना तो कई बार हम लोग। तो इसका मतलब ये था कि हमने पहले दिन जो खाना खाया था उसका ग्लूकोज बना, जितनी ज़रूरत थी उतनी ऊर्जा बन गई उस ग्लूकोज की। बाकी का जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन के रूप में हमारे शरीर में इकट्ठा हो गया। तो कोई पूछे हमारे शरीर में भोजन किस रूप में इकट्ठा रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा रहता है। ग्लाइकोजन है क्या? बहुत सारे ग्लूकोज का समूह है, क्या कहलाता है? ग्लाइकोजन कहलाता है। लेकिन जब हमें फिर से ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ी, हमें फिर से ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ी, तो लीवर के अंदर यकृत है ना सबसे बड़ी ग्रंथि, यकृत के अंदर ग्लाइकोजन टूटेगा। और ग्लाइकोजन किस में टूटता है? ग्लूकोज में टूटता है। तो वो क्या है? ग्लाइकोलाइसिस है। तो यकृत कोशिकाओं के अंदर जो अंतर्द्रवी जालिका है वो कौन सी क्रिया करवाती है? ग्लाइकोलाइसिस करवाती है। क्या करवाती है? ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया को संपन्न करवाती है। किसकी क्रिया करवाती है? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस। और सुनो, और एक शब्द है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, तो इसका मतलब भी टूटना ही है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब भी क्या होगा? ग्लाइकोजन का टूटना ही ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहलाता है। एक और बहुत ही मेन इम्पोर्टेंट काम, ये तो ना करो तो भी चलेगा, ना करो तो भी चलेगा, बट एक काम ये है कि अंतर्द्रवी जालिका कैल्शियम आयन को निर्माण करती। किसका निर्माण करती है? कैल्शियम आयन का निर्माण करती है। और यही वो कैल्शियम आयन है जो हमारी मांसपेशियों को सिकुड़ने और फैलने में सहायता करता है। तो जब हम आगे पढ़ेंगे मांसपेशियों का कार्य पढ़ेंगे, जब हम बात करेंगे जंतु विज्ञान की, जब बात करेंगे वहाँ पर अपन मांसपेशियों के अंदर गमन पढ़ेंगे। तो मांसपेशियों में गमन के समय अपन कहेंगे हमारी मांसपेशियों के अंदर सिकुड़ने और फैलने की क्रिया होती है। तो सिकुड़ने के लिए किसकी जरूरत होती है? कैल्शियम आयन की जरूरत होती है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है, कि मांसपेशियों के सिकुड़ने के लिए कैल्शियम आयन कोशिका में कौन स्रावित करेगी? तो ER। कौन स्रावित करेगी? ER स्रावित करेगी। ये ध्यान में रखना ये बात। और ग्लाइकोजिन, देखो लाइसिस का मतलब होता है टूटना। ग्लाइको मानी कौन? ग्लाइकोजन टूटेगा। किस में टूटेगा? ग्लूकोज में टूटेगा। ये सब पटही क्रिया लीवर की कोशिकाओं में होती है, बाकी कोशिकाओं में नहीं होती। जबकि बाकी सभी कोशिकाओं में प्रोटीन बनता है, लिपिड बनता है और कैल्शियम आयन बनते हैं। फिर दूसरी बात, और ये बता ही दिया, केंद्रक से लेके कोशिका झिल्ली तक पदार्थों के आदान प्रदान करने का कार्य कौन करती है? अंतर्द्रवी जालिका करती है। तो आज हमने कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले एक अंग का अध्ययन किया जिसका नाम क्या है? ER, जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। तो ओके बच्चों, आज की क्लास हमारी इतनी थी। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो अपलोड होते आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके बच्चों।